Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra. Welcome to Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Amit Goyal. नमस्कार, मार्केट मंत्र कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के अंक में देश विदेश की आर्थिक सुर्खियों के साथ साथ शेयर बाजार की हलचल पर एक नजर डालेंगे और चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए आज हमारे स्टूडियो में आमंत्रित हैं आर्थिक पत्रकार दीपशिखा सिकरवार। दीपशिखा, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद अमित जी। सबसे पहले एक नजर आज की आर्थिक सुर्खियों पर, तो अंग्रेजी में हेडलाइंस के साथ अर्जुन। Benchmark domestic equity indices end at their fresh peak of 2025. Sensex surges by 1,000 points. Nifty closes around 25,550. Major Asian markets and mixed. European indices trading with gains. And global crude oil prices rise amid decline in US crude oil inventories. आर्थिक सुर्खियों में घरेलू शेयर सूचकांकों ने वर्ष 2025 के नए शिखर को छुआ। सेंसेक्स में 1000 अंक का उछाल, निफ्टी 25,550 के आसपास बंद। एशियाई शेयर बाजारों में मिलाजुला रुझान, हालांकि यूरोपीय शेयर बाजारों में तेजी का दौर। और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अमेरिकी क्रूड की उपलब्धता में गिरावट से कच्चे तेल की कीमतों में तेजी। Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra. सबसे पहले नजर डालते हैं शेयर बाजार पर। घरेलू शेयर बाजार में आज लगातार तीसरे दिन तेजी का दौर रहा और सूचकांक वर्ष 2025 के नए शिखर के पहुंचने में कामयाब रहे। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 1.2% की बढ़त से 1000 अंकों का उछाल लेकर 83,756 के स्तर पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 1.2% की मजबूती से 304 अंक बढ़कर 25,549 के स्तर पर बंद हुआ। बीएसई मिड कैप सूचकांक में 0.5% और स्मॉल कैप सूचकांक में 0.1% की बढ़त दर्ज हुई। सेंसेक्स पैक की कंपनियों में 30 में से 23 कंपनियों में आज बढ़त दर्ज हुई। बढ़त वाली प्रमुख कंपनियों में टाटा स्टील 2.6%, बजाज फाइनेंस और भारतीय एयरटेल दोनों 2.5% की बढ़त से बंद हुए। गिरावट वाली कंपनियों में ट्रेंट, स्टेट बैंक और टेक महिंद्रा 0.4% तक के नुकसान से बंद हुए। मारुति में भी 0.3% की गिरावट दर्ज हुई। Benchmark domestic equity indices today ended at the fresh peak of 2025, soaring 1.2% each. Both the stock market indices extended their positive momentum for the third straight session amid buying across most sectors and easing geopolitical concerns. The 30-share index at the Bombay Stock Exchange Sensex rallied 1,000 points to close at 83,756. The National Stock Exchange Nifty 50 surged by 304 points to settle at 25,549. The broader market indices at the Bombay Stock Exchange also closed in positive territory. The mid-cap index advanced over 0.5% and the small-cap index added 0.12%. In the sectoral indices at the Bombay Stock Exchange, 18 out of the 21 sectors marched upward. Among the top gainers, metal surged almost 2.3%, oil and gas climbed nearly 1.9%, and energy rose around 1.7%. The three laggards were realty, which dipped 1%, and IT, as well as focused IT, both fell slightly by over 0.1% each. The overall market breadth at the Bombay Stock Exchange was positive, as shares of 2,097 companies advanced. Shares of 1,900 companies declined, while shares of 156 companies remain unchanged. At the National Stock Exchange, 69 companies hit their 52-week high, while 22 hit their 52-week low. अंदर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया आज 38 पैसे की मजबूती से 85 रुपये 71 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर दर्ज हुआ। डॉलर इंडेक्स 97.3 के स्तर पर कारोबार करता नजर आया। दीपशिखा, किस तरह से आंकेंगे शेयर बाजार ने इस कैलेंडर वर्ष के एक नए शिखर को छूने में कामयाबी अपनाई है? ये क्या दर्शाता है? ये सिर्फ अभी फौरी तौर पे जो
जो वैश्विक तौर पे जो युद्ध के बादल थे वो छटे हैं, उसका एक असर है, या हमारी घरेलू कंपनियों के जो प्रदर्शन था वो है, भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत है, या ये दोनों के साथ साथ चूंकि वैश्विक परिदृश्य बदल गए हैं और वो सकारात्मक हुए हैं, उसका असर हमको सीधे सीधे तौर पे देखने को मिला है? आपने एकदम सही कहा अमित जी। और कुछ समय पहले हम ये चर्चा कर रहे थे कि बाजार जो है, भारतीय अर्थव्यवस्था जो है बहुत मजबूती वाली स्थिति में है। हमने देखा कि ग्लोबल रेटिंग एजेंसी S&P ने कल ग्रोथ का अपना जो प्रोजेक्शन था भारत के लिए उसको बढ़ा दिया। लेकिन इतना जो विश्व में इतनी उथल पुथल चल रही थी कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, कि वो एक ओवरहैंग जो है बाजार के ऊपर असर डाले हुए था। उसमें अब थोड़ा सा क्लैरिटी आ गया है, वो वहाँ पर थोड़ा शांति है। तो आज बाजार जो है पूरा उछल करके इसीलिए जो इतना अच्छा प्रदर्शन किया है। अब जो है नेक्स्ट एक ट्रिगर मार्केट के लिए बहुत बड़ा रहेगा कि हमारी अमेरिका के साथ जो ट्रेड डील पर बातचीत चल रही है उसमें क्या होता है, क्योंकि 9 जुलाई जो है उसका डेडलाइन है टैरिफ्स का, जो रेसिप्रोकल टैरिफ्स जब तक के लिए रोके गए हैं। तो भारत की चूंकि बातचीत चल रही है एक बायलैटरल लेवल पर, एक बायलैटरल ट्रेड डील के लिए, तो उसमें क्या होता है उसको एक बाजार जो है आगे जाते हुए देखेगा। दूसरा एक बहुत बड़ा ट्रिगर है, मॉनसून का परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया रहा है। तो ये सारे फैक्टर्स जो है बाजार इन्हीं के बेसिस पर आज जो है पूरा अच्छे से परफॉर्मेंस हमें देखने को मिली है। ये इसके साथ साथ दो चीज़ें और जानना चाहूँगा, क्योंकि अब पहली तिमाही लगभग समाप्ति की ओर है। कंपनी जगत के भी कुछ प्रदर्शनों की उम्मीदें या जो रिजल्ट्स हैं वो कहीं ना कहीं बाजार में आ भी रहे होंगे, और साथ ही साथ चूंकि मुद्रास्फीति यानी महंगाई दर में भी बहुत राहत है, काफ़ी समय से राहत है, और पिछले दिनों में ही बैंक ने भी अपनी ब्याज दरों में कटौती करी है। क्या हम ये माने जो हमारी दूसरी तिमाही की शुरुआत होगी 1 जुलाई से, उससे और साथ ही साथ कंपनी जगत के जो दूसरे नतीजे आएंगे, हम वहाँ से शेयर बाजार का एक नया शिखर बनते हुए देखने की उम्मीद कर सकते हैं? ऐसी उम्मीद है, क्योंकि अगर आप परफॉर्मेंस देखें, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस देखें, इंडिकेटर्स देखें, तो वो काफ़ी पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं। दूसरा, अर्थव्यवस्था जो है भारतीय अर्थव्यवस्था, मॉनसून का उस पर काफ़ी हद तक असर रहता है। FMCG में डिमांड के ऊपर काफ़ी असर रहता है। तो मॉनसून की अब तक की जो प्रोग्रेस है, जो स्प्रेड है, वो सेटिस्फैक्ट्री है। तो ऐसी उम्मीद की जा रही है कि डिमांड को एक बूस्ट मिलेगा। अर्थव्यवस्था में अगर ये ट्रेड डील हो जाती है तो वो भी भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बहुत एक अच्छा ट्रिगर होगा, और उससे उम्मीद की जा रही है कि आगे जो छमाही है, आगे जो हमारा क्वार्टर शुरू होने वाला है, उसमें अर्थव्यवस्था के लिए, जैसे आपने बोला, बहुत मार्केट्स के लिए बहुत ट्रिगर्स रहेंगे। Deepshika, today the Sensex has hit an all-time high, a 9-month high, and for this calendar year, it's been the highest point count, 83,756. One of the reasons is that Bank Nifty actually went up by more than 500 points today, 585.55, the Bank Nifty itself. And if you look at the weightage of HDFC Bank, it's almost 10% on the Sensex. What are the reasons behind all this buying in banking? The DIIs, the net buyers in the market today, what's motivating this buying across banking? So if you actually look at the banks as a sector, we know that RBI had cut rate by 50 BPS, and it is expected as the second quarter rolls in, as growth sort of moves ahead, overall economic growth is robust. Banking sector will perform, and with interest rates coming down, the shares have become much more attractive in view of larger demand for credit expected, and as companies invest going forward on the back of robust demands. So banking sector definitely, and the geopolitical overhang has sort of gone away, which would have deterred industry businesses from investing. So I think it's all that, a mix of all these, which has sort of driven these banking stocks. So apart from Bank Nifty, which went up substantially today, you saw the mid-cap index also
outperforming. The index was up by almost 350 points. So what were the reasons behind that substantial rise? So if you actually see mid-cap perform not just today, in the past few days, there has been a consistent rise in mid-caps. So even though there was, the overall sentiment was not that, strong, but there was this rise in mid-caps. And I think the domestic factors per se, mid-caps in the past few days when, markets really fell, they have become attractive in terms of valuations. So, in fact, I'd like to just point out in the banking sector also, the valuations have become very attractive. At the current valuations, they're very attractive for not just foreign investors, but also the domestic institutions. So, I think all these factors are driving this category. आपने जैसा बताया कि जो घरेलू बैंक्स हैं या घरेलू कंपनियों के जो अभी शेयरों के जो दाम हैं वो काफ़ी अट्रैक्टिव हैं, लेकिन अगर हम आज ही देखें बहुत सारे बैंक कंपनियों के शेयरों ने एक नया स्तर छुआ है. इस स्तर पे क्या घरेलू निवेशकों के लिए या हमारे आम श्रोताओं के लिए इस दौर में प्रवेश करना कितना उचित होगा, या अभी भी ये माना जा सकता है कि अभी बहुत लंबी दूरी बाकी है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है? एक विशेषज्ञ के तौर पे आपका आकलन. देखिए, बैंकिंग सेक्टर के जो वैल्यूएशंस हैं पिछले कुछ समय में जो बाजार की स्थिति थी और इस सारे स्थिति में उनका परफॉर्मेंस जो है काफ़ी अच्छा नहीं था. तो अब हम देख रहे हैं कि ये जैसे जियोपॉलिटिकली जो इश्यूज आ गए थे ये हट गए हैं, तो अब बैंकिंग क्षेत्रों पे आज निवेशकों का फोकस रहा है. ऐसी उम्मीद की जाती है कि क्रेडिट साइकिल जो है अब टर्न करेगा, क्योंकि ब्याज दरें घटा दी गई हैं और इन्फ्लेशन ट्रैजेक्टरी अगर कम रहती है, गिरती रहती है, तो हो सकता है, हालांकि आरबीआई ने फ्रंट लोड कर दिया था, 50 बेसिस पॉइंट्स कट कर दिया था, हो सकता है कि थर्ड क्वार्टर में फिर से शायद वो काटें 25 बीपीएस. तो बैंकिंग क्षेत्र के लिए क्रेडिट की डिमांड बढ़ेगी, वैल्यूएशंस अभी कम हैं, और दूसरा अगर आगे ब्याज दर और कम होने की उम्मीद की जाती है तो वो एक क्षेत्र जो है निवेशकों के लिए अट्रैक्टिव रहेगा. बैंकों के मार्जिन बरकरार रहेंगे, उसमें कुछ अच्छी उम्मीद यही है कि बैंकों के, क्योंकि ब्याज दर घटा है और फ्रंट लोड किया गया है, तो उनके मार्जिन्स जो हैं वो इम्प्रूव होंगे, उनकी परफॉर्मेंस, क्रेडिट की डिमांड भी बढ़ेगी. Deepshika, you mentioned about the tariff policy of the United States, and there is a trade agreement which is being negotiated between India and the US. 9th of July is the date that everybody is watching out for. There's a 10% baseline tariff which the US is imposing on all countries, and then there is 26% which the US is imposing specifically on India itself. How do you see the metal sector benefiting if there is some agreement on tariff reduction by the US, because a great deal of our exports are going to the US? Definitely, it would have a positive... today metals went up by 2.3%. Exactly, yes. So I think globally also with the conflict overhang gone, there is the outlook for commodities is sort of very positive, which was being felt today. But also if then agreement happens and if we get good tariff rate, if we get a zero, nothing like it, but if we get a good tariff rate under the bilateral trade deal with the US, it would definitely be a huge positive for India. And especially vis-a-vis its competitors, the other suppliers who are there, because India would be hopefully in a better position than its competitors with regard to tariffs. चलिए नजर डाल लेते हैं एशियाई यूरोपीय बाजार पे. एशियाई बाजारों में आज आमतौर पर मिला जुला दौर रहा. दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.9%, हांगकांग का हैंगसेंग 0.6% और चीन का शंघाई कंपोजिट सूचकांक 0.2% के नुकसान से बंद हुए. हालांकि जापान का निकेई 1.6% की बढ़त से 5 महीनों के सबसे ऊंचे स्तर पर बंद हुआ. सिंगापुर के स्ट्रेट्स टाइम्स सूचकांक में भी 0.3% की मजबूती दर्ज हुई. उधर यूरोपीय बाजारों के शुरुआती रुझानों में मजबूती का दौर रहा.
फ्रांस, लंदन और जर्मनी के शेयर सूचकांक 0.3% से 0.7% तक की बढ़त के दायरे में कारोबार करते नजर आए. Moving on to the US stock markets, US stocks took a breather on Wednesday, pausing a two-day rally even as the Israel-Iran ceasefire continued to hold. The Nasdaq Composite Index advanced over 0.3%, Dow Jones Industrial Average declined over 0.2%, and the S&P 500 ended flat. Meanwhile, the US economy contracted more than previously estimated in the first 3 months this year, with consumer spending and exports weaker than expected. The US gross domestic product GDP, the nation's output of goods and services, decreased at an annual rate of 0.5% in the first quarter, according to the Department of Commerce, down from an earlier estimate of 0.2% decline. The January to March drop in GDP reversed a 2.4% increase in the last 3 months of 2024 and marked the first time in 3 years that the economy contracted. There seems to be a double whammy here, Deepshika, not only in terms of the contraction in the US GDP, in terms of the output of goods and services, but even the US dollar index has come down to 97.31, and it's not escaped our radar because the rupee actually strengthened by 38 paise today. Absolutely, Could you give us yeah. some perspective on both? Very interesting turn of events there. I think everyone was fearing some bit of contraction in the US economy in view of, these tariff increases and uncertainty which was sort of playing out in the domestic economy. On the dollar side, while all these issues are an overhang, but I think the most immediate issue is, this whole thing between the US Fed and the US government and this pressure on the Fed to cut rates. So it is feared by analysts that there would be a lot of pressure on the Fed chair right now to cut rates. So I think all that is sort of playing out. 4.5% is the discount rate of the Federal Reserve. Jerome Powell has not succumbed to the pressure of the president to cut the repo rate or the discount rate as it is in the US. So what's ahead as far as the US economy is concerned? Because we are right now trying to forge bilateral ties with them. Do we benefit from a strong US economy or from a weak US economy? See, for any economy that is trading with the United States, a strong US economy definitely is an economy to engage with, like it's said, if US sneezes, everybody else globally catches cold. So the strength of US economy impacts the global economy, and it would be very keenly watched by everybody what happens there. But that said, US is a very large economy. So how much of it will it impact a country like India, which has limited exports? Our economy is not very export dependent. So we would have limited impact, but we are definitely looking at a trade deal with the US. So we want our exports to grow into that market. So we would be keenly watching as to how the economy performs going forward. But I think the growth numbers would definitely put pressure on the Fed chair to, cut rates, which their government has been sort of saying so. We're also seeing that the demand for US treasuries has come down, which is why the yield has gone up. If you're talking about the 1 month, 3 month, 6 months in the money market itself, then you have notes and bonds for 1 year, 2 year, 10 year, 30-year bonds, which were safe haven for any foreign exchange savings of an economy like India and China, even Japan for that matter, because we have touched upon the Asian markets as well. Is there value right now for any of these governments to be buying into US treasuries? No, see, US Treasury is an important investment for any sovereign per se. But we've seen in the past that yields in the US had gone up and so on. And today's reaction is largely because now there is an expectation that probably Fed would come under pressure from the government. So it is just a reaction to that. But, markets tend to absorb a lot of things. But definitely if there is a sharp cut in interest rates in the US, there would definitely be some outflows. The export earnings are actually invested
in treasuries of the US, and with this tariff policy, it's become more difficult for emerging markets to actually buy into their treasuries. Yes, that is there. But you know, as sovereign, most central banks, they have large portion of their funds parked in U.S. Treasuries. So I think it is the largest safe haven in that sense. Well, let's move on to some more news. Road Transport and Highways Minister Nitin Gadkari has rejected media reports about imposing toll tax on two-wheelers. In a social media post, Mr. Gadkari said no such decision is proposed. The minister said complete exemption on toll for two-wheelers will continue. फसलवार उपज बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश के इंदौर से आज एक विशेष अभियान शुरू किया गया। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोयाबीन संस्थान इंदौर से सोयाबीन की फसल से इस अभियान की शुरुआत की। कृषि मंत्री ने इस बारे में राज्यवार बैठक की शुरुआत की और सोयाबीन उत्पादन के बारे में कार्यशाला में भाग लिया। बैठक के बारे में सुनते हैं एक रिपोर्ट। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान इंदौर में आयोजित समीक्षा बैठक और कार्यशाला में हिस्सा लिया। इसमें सोयाबीन उत्पादन और उसकी गुणवत्ता पर चर्चा की गई। कृषि मंत्री ने बताया कि फसलवार संवाद बहुत ही रचनात्मक कार्यक्रम है और अन्य फसलों के लिए इस तरह के कार्यक्रम विभिन्न राज्यों में आयोजित किए जाएंगे। सोयाबीन के लेकिन अगर वैल्यू एडिशन करें तो कई तरह की चीज, टोफू, सोया मिल्क, अनेकों चीजें ऐसी बन सकती है जिससे सोयाबीन का उपयोग प्रोटीन के रूप में हम मनुष्य के लिए भी कर सकते हैं, बच्चों के लिए भी कर सकते हैं। तो ऐसे कई सुझाव भी आ रहे हैं कि सोयाबीन पर अगर ये सब काम हो तो सोयाबीन की उत्पादकता बढ़े। तो कुल मिला के ये बहुत रचनात्मक कार्यक्रम है। अभी हम सोयाबीन पे कर रहे हैं, इसके बाद कपास पे हम चिंतन करेंगे, वो हम कोयम्बटूर में करेंगे, गन्ने का मेरठ में करेंगे, उसके बाद हम दलहन पे कानपुर में करेंगे। तो जो हमारी जितनी बड़ी फसलें हैं उन सब पर, क्योंकि केवल दलहन मिशन तिलहन मिशन कहने से काम नहीं चलेगा। एक एक फसल की अपनी अलग अलग समस्या है, उसको ध्यान में रखते हुए फसल में कैसे उत्पादन ठीक हो और किसान को लाभ कैसे मिले, इसके लिए ये एक्सरसाइज चल रही है। कृषि मंत्री ने राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान में बीज उपचार के लिए विकसित की गई अत्याधुनिक मशीन का भी अवलोकन किया। आज हुई बैठक में सोयाबीन उत्पादक प्रमुख राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और तेलंगाना के कृषि अधिकारियों के साथ विभिन्न संस्थानों के पदाधिकारी, प्रगतिशील किसान व अन्य सभी हितधारक शामिल हुए। हाल ही में संपन्न हुए विकसित कृषि संकल्प अभियान के अनुभवों के आधार पर केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने प्रमुख फसलों पर विशेष बैठकों का आयोजन का निर्णय लिया है, जिसका यह पहला कार्यक्रम था। प्रशांत शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। So what's your outlook on agriculture in India? This is the Kharif season where you have seeds being sown between the month of June and July. So soybean, of course, is a cash crop. We're talking about its production, possibly exports as well. But when we talk about rice, maize, cotton and sugarcane, do you feel that we have a good distribution of rainfall so that, again, crop production is healthy and food inflation is contained? You know, agriculture in our country is largely dependent on how monsoon performs, and monsoon performance so far has been satisfactory. The spread has been good, so it is expected that agriculture performance, the sector's performance, would be very good, and that, of course, we expect a support for demand going forward. Let's move on to some more news. Union Minister for Ports, Shipping and Waterways, Sarbananda Sonowal, today inaugurated India's first non-banking financial company, NBFC, in the maritime sector, the Sagarmala Finance Corporation Limited. Speaking on the occasion, the minister said that the registration of SMFCL as an NBFC is a major milestone in India's maritime journey. He said that SMFCL will bridge the crucial financing gaps and offer sector-specific financial solutions, empowering ports, MSMEs, startups and institutions. He added that this move is in perfect alignment with the Maritime Amrit Kal Vision 2047 and making the country a leading global maritime power and Viksit Bharat. Just give us a taste of what the maritime industry is all about, because, you know, we talk about the oil and gas sector, the shipping routes being taken by them, how prices are affected in terms of whether you're allowed to navigate a certain port or not, especially when it comes to crude oil prices. How do you see this sector developing in India? Arjun, if you actually look at India's map, you look at the coastal line of India,
we have a huge coastal line, and then if you look at the network of the rivers which is present in the country across from north to south, east to west, while in the past we know India was a very big maritime power. If you look at the history, we have not been able to use our coastline very effectively. We still do not have very deep draft ports, where very large ships can come and dock. And that is what the government is trying to do. So there is a maritime vision which includes developing ports along the entire coastline, which includes, developing river inland waterways, which would make movement of cargo, movement of people very easy and also cost effective. While it's being done on Ganga, there are multiple routes which are being examined, feasibility studies are being done, and so on and so forth. Let's now move on to the crude oil market. Crude oil prices edged higher today amid decline in the US crude stocks, signaling a strong demand. Brent crude was trading over 0.4% up at $67.96 per barrel, while WTI crude was also trading over 0.4% up at $65.20 per barrel when reports last came in. Meanwhile, crude inventories fell by 5.8 million barrels to around 415 million barrels in the week ending on 20th of June, according to the Energy Information Administration data. It's very interesting because US has its own shale production. It's one of the largest exporters of crude oil as well. But for those in West Asia and Southeast Asia who depend upon oil exports from OPEC and OPEC plus countries, how do you see the geopolitical tensions there, Iran and Israel, and the Strait of Hormuz, through which 1/3 of oil shipping passes through, being affected right now? Do you see the ceasefire holding in the short to medium term, and do you see oil prices spiking as a result? So, in the past week, we saw crude oil prices inching up in view of, the tensions which were going on in the Middle East. But also, if you look at the economic developments which are coming about, we just heard the US economy is contracted. So these factors, and now that the geopolitical tensions have sort of gone away, they've eased, they will sort of drive the crude oil prices, how the world economy, behaves going forward. And if there is no other geopolitical, event which sort of surprises or shocks, throws a shock, hopefully crude oil prices will remain range bound. Let's have a look at the precious metals market. In the Indian bullion market, 24-karat gold was trading marginally down by 0.1% at 97,480 rupees per 10 grams, while silver 999 fine was trading over 0.5% up at 1,07,240 rupees per kilogram a short while ago. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अगस्त के वायदा कारोबार में सोना 0.2% की बढ़त से 97,145 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर रहा, जबकि जुलाई के वायदा कारोबार में चांदी 0.5% की बढ़त से 1,06,515 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर दर्ज हुई। दीपशिखा, सोना और चांदी निरंतर नए कीर्तिमान बना रहा था, लेकिन चांदी ने अब शायद ज़्यादा रफ्तार पकड़ ली है कि क्या नज़र आता है अभी सोना और चांदी का जो रेशियो है वो कितना और मजबूत होता हुआ नज़र आता है? देखिए, चांदी का इस्तेमाल जो है सोलर पैनल्स के मैन्युफैक्चरिंग में भी होता है, और दूसरा एक सेफ हेवन की बतौर तो निवेशक उसको निवेश करते ही हैं उसमें। तो जितना ग्रीन एनर्जी पे आप देखेंगे सारे देशों का फोकस है, और इसीलिए कमोडिटी जो है इसने जोर पकड़ा है। तो आगे भी ऐसी उम्मीद है ये फोकस जारी रहेगा, तो एक स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट उस प्रोडक्ट की तरह चांदी बरकरार रहेगी। दीपशिखा, कार्यक्रम में आने और चर्चा के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। और अब चलते चलते एक नजर आज की आर्थिक सुर्खियों पर एक बार फिर। Benchmark domestic equity indices end at the fresh peak of 2025. Sensex surges by 1,000 points. Nifty closes around 25,550. Major Asian markets and mixed. European indices are trading with gains, and global crude oil prices rise amid decline in US crude oil inventories. And that's it in this edition of Market Mantra. For now, goodbye. Market Mantra.
Market Mantra.